वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑन यूट्यूब। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए मानव जनन यानी कि चैप्टर जो 2 है आपका, उससे गेस प्रश्न जो आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर पक्का करने वाला है। यानी कि मानव जनन से बच्चों आपको केवल यही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाहर आप कुछ नहीं पढ़ना है, आपका पूरा फुल मार्क्स पक्का हो जाएगा सिर्फ इतने ही प्रश्न से। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वो क्या कह रहा है, शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है प्यारे बच्चों, तो आपको शुक्र जनन में और अंड जनन में अंतर आपको बताना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो पहला अंतर है बच्चों आपका, देखिए फर्स्ट शुक्र जनन। शुक्र जनन किसे कहते हैं, देखिए यह वृषण में होता है, यानी कि यह प्रक्रिया कहाँ होती है बच्चों, तो यह शुक्र जनन प्रक्रिया वृषण में होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहीं पर करें अंड जनन की, तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंड जनन की प्रक्रिया आपकी अंडाशय में होती है। ओके गुड, आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, इस क्रिया के बाद यानी कि इस शुक्र जनन के बाद क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी कि बच्चों हम बात करें तो शुक्र जनन के बाद आपका शुक्राणु का निर्माण होगा, यानी शुक्राणु बनेगा। और अंड जनन के बाद बच्चों क्या होगा, तो इस प्रक्रिया के बाद अंडाणु, जिसको हम लोग इग बोलते हैं, यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। ओके गुड, तो हम लोग का सेकंड हो गया आपका अंतर। देखते हैं हम लोग थर्ड अंतर को। तो इसमें देखो क्या आने वाला है, तो इनमें शुक्राणुओं की संख्या असंख्य होती है। यानी कि बात करें कि शुक्र जनन में क्या होता है, तो शुक्राणुओं की जो संख्या होती है बच्चों, यानी स्पर्म की जो संख्या होती है वो असंख्य होती है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल होती है। लेकिन अगर बच्चों यही बात करें हम लोग अंड जनन में, तो अंड जनन में क्या होता है, तो इसमें प्रत्येक माह में केवल एक अंडाणु बनता है। यानी कि एक महीने में बच्चों आपका केवल एक ही अंडाणु बनेगा, यानी कि एक ही इग बनेगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 4 आपका यहाँ जो अंतर, देखिए शुक्र जनन में क्या होगा, तो इसमें एंड्रोजन हार्मोन भाग लेता है। ओके, तो शुक्र जनन में कौन भाग लेता है, तो शुक्र जनन में आपका एंड्रोजन हार्मोन भाग लेता है। वहीं बात करें हम लोग अंड जनन में, तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन भाग लेता है। ओके गुड, आए देखिए बच्चों पांचवा जो हम लोग का यहाँ पर अंतर वो है, इसमें ध्रुविकाएँ नहीं बनते हैं। क्या बच्चों, यानी इसमें ध्रुविकाएँ नहीं बनते हैं, किसमें, शुक्र जनन में। लेकिन अगर यही बात करें हम लोग अंड जनन में बच्चों, तो इसमें ध्रुविकाएँ बनते हैं, ठीक है। यानी कि अंड जनन में आपका ध्रुविकाएँ बनते हैं। ओके बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों अगला प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब इसे भी ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अपरा, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्लेसेंटा। तो आपको प्लेसेंटा की परिभाषा देनी है, ठीक है, तथा इसके 2 कार्य लिखिए। यानी इसका आपको 2 कार्य लिखना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेसेंटा कहते हैं किसे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर परिभाषा लिखना आपको है कि यह स्तनधारियों का अनूठा अंग है। ओके बच्चों, अनूठा मतलब कि ये बहुत ही एक स्पेशल ये अंग है आपका, ठीक है, अपरा, जो गर्भाशय भित्ति को विकासशील भ्रूण से जोड़ता है। ओके बच्चों, जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है ना, उसे क्या करता है, उसे विकासशील जो भ्रूण होते हैं यानी कि जो एम्ब्रियो होते हैं उससे जोड़ता है। कौन, तो ये प्लेसेंटा का काम है, ठीक है। यानी गर्भाशय और भ्रूण दोनों को ऐड कौन करता है, तो करता है आपका प्लेसेंटा, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देख लीजिए, अपरा गर्भनाल द्वारा भ्रूण से जुड़ी रहती है। ओके, यानी गर्भनाल से क्या होता है, आपकी जो अपरा होती है, जो प्लेसेंटा होती है, क्या जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये था हम लोग का अपरा का परिभाषा। हम देखेंगे इसके कार्य। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कार्य इसके हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कार्य इसके देखेंगे हम लोग। देखिए पहला कार्य क्या आपका है, तो देखिए अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं
ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या होता है बच्चों, देखिए, तो अपरा के द्वारा, यानी कि अपरा की मदद से क्या होता है, तो जो विकसित होते हैं भ्रूण, यानी कि जो भ्रूण में जो बेबी होते हैं ना बच्चों, उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है पोषण, ठीक है। ऑक्सीजन किसके द्वारा मिलता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, जिसे अपरा कहते हैं। इसी के द्वारा जो भ्रूण में जो पल रहे हैं बेबी, उनको पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है। गुड। हम देखेंगे अब सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है हम लोग का, देखिए, अपरा भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ का माता के गुर्दे के माध्यम से उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित मतलब कि बाहर निकालता है, ओके। लेकिन जो अपरा होता है बच्चों, जो आपका प्लेसेंटा होता है, वह भ्रूण के अपशिष्ट, मतलब कि भ्रूण में जो आपके जो अपशिष्ट मटेरियल है, जो आपके नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, जो खराब पदार्थ हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग हमारा जैसे कि पसीना हो गया, हम लोग का कोई वेस्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, जो शरीर से बाहर निकालते हैं, सेम उसी प्रकार बच्चों जो भ्रूण में जो पल रहे बेबी होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो अपरा की मदद से क्या करते हैं, तो माता के जो गुर्दे के माध्यम से क्या करते हैं, अपने सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर बच्चों तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरा क्या रहा आपका, कह रहा है कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करता है। क्या करता है बच्चों, देखिए ध्यान से, जो अपरा होता है ना, अपरा के द्वारा क्या होता है, जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं ना, गर्भावस्था को बनाए रखते हैं, ठीक है, रखने और शिशु में सहायक करते हैं, शिशु जन्म में बहुत हेल्प करते हैं। कौन, आपका अपरा द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं, वो क्या करते हैं, तो गर्भावस्था बनाए रखते हैं और शिशु को जो जन्म दिया जाता है, तो उस समय भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इतना हो गया हम लोग का। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए बच्चों, हमला का जो अगला प्रश्न है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, प्रसव को परिभाषित कीजिए। आगे कह रहा है, इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोनों का एक क्या करिए, विवरण दीजिए, ओके। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रसव को परिभाषित कैसे करेंगे, पर प्रसव होता क्या है। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर लिखे हैं हेडिंग हम लोग, प्रसव, जिससे अंग्रेजी में बोलते हैं लेबर, ठीक है। और ध्यान दीजिए, प्रसव का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चे को जन्म देना, ओके बच्चों, क्या करना, बच्चे को जन्म देना ही प्रसव कहलाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और समझते हैं बच्चों, आइए देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि मानव में निषेचन से लेके लगभग 266 दिन या 9 माह यानी कि 9 मंथ तक की अवधि गर्भभरता अवधि या इसको प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, या गर्भावधि, जिसे हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहलाती है, ओके। यानी बच्चों ध्यान दीजिए कि मानव में निषेचन से लगभग कितना जी आपका, तो निषेचन से लेकर लगभग 266 दिन तक, यानी कि जिसको हम 9 माह कहते हैं, वो 9 माह क्या कहलाता है आपका, तो गर्भभरता अवधि कहलाता है, जिसे प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं, या तो उसी को आप कह सकते हैं गर्भावधि, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर गर्भावधि पूर्ण होने पर गर्भाशय की पेशियों में तीव्र क्या होता है, संकुचन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो गर्भावधि जो पूर्ण होने पर क्या होता है कि जो गर्भाशय की पेशियों में, यानी कि गर्भाशय की पेशियों में क्या होता है, बहुत तेजी से संकुचन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, शिशु का जन्म, देखिए बच्चा आगे लिखा है, शिशु का जन्म गर्भाशय की अनैच्छिक मतलब क्या होता है, देखिए ऐच्छिक माने जो अपनी इच्छा से अनुसार हम लोग अपना हाथ हिला रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हम अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, तो ये ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया कैसी होती है, जो हम लोग के बिना किए हुए हो जाती है, जैसे आंखों का झपकना, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जो क्या जो अनैच्छिक हो, जो हमारे बिना कहने पर ही हो जाए कार्य, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि शिशु का जन्म जो है ना, जन्म गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन, यानी कि अनैच्छिक पेशियों मतलब क्या, जो बिना मतलब कि इच्छा की पेशियां जो काम कर रही हैं, ठीक है, आपकी बिना इच्छा काम कर रही हैं, उसे अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। तो अनैच्छिक पेशियों में संकुचन की लंबी प्रक्रिया से प्रारंभ होता है, इसे प्रसव संकुचन कहते हैं, ओके बच्चों। यानी जो अनैच्छिक पेशियों में संकुचन की लंबी प्रक्रिया से प्रारंभ होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे प्रसव संकुचन कहते हैं। आगे थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, तथा
इस अनुभव को, यानी कि इस जो अनुभव है, इस अनुभव को कहते हैं प्रसव वेदना, जिसे लेबर पेन भी कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कि जब अनैच्छिक पेशियों में जब संकोचन होता है ना, तो बहुत तेजी से माँ के गर्भ में, यानी कि पेट में बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है, जब संकोचन होता है तो उसी को लोग बोलते हैं प्रसव वेदना, या उसको लेबर पेन भी कहते हैं लोग, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो हार्मोन की भूमिका पूछ रहा था, तो प्रसव में हार्मोन की भूमिका क्या है, ठीक है। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। ओके बच्चों, तो प्रसव का प्रेरण कौन करते हैं, तो प्रसव का जो प्रेरण होता है बच्चों, यानी कि बच्चों को जन्म देने का कार्य कौन करते हैं, कौन कौन सा हार्मोन करते हैं, तो देखिए पहला यहाँ पर आपका ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन है व कार्टिसोल नामक हार्मोन होते हैं बच्चों, ठीक है। ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, तो बच्चों को हेल्प करते हैं, यानी प्रसव बच्चों को जन्म देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो क्या है, मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा वृषण का मुख्य कार्य लिखिए। ओके, तो बच्चों ये भी प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जल्द से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है आपका नर जनन तंत्र, ठीक है। और सबसे पहले हम इसका नामकरण थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा, इसे कहते हैं हम लोग हैं मूत्र वाहिनी। क्या कहते हैं हम लोग इसे, तो इसे कहते हैं मूत्र वाहिनी, ठीक है। मूत्रवाहिनी हो गया। देखिए ये वाला हिस्सा जो था ना, इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला आपका, इसे बोलते हैं पूरे को हम लोग बच्चों मूत्राशय। क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। और देखिए ये जो हिस्सा है ना, इसे क्या कहते हैं बच्चों, तो इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, ये आपका शुक्राशय। क्या है बच्चों आपका, तो ये आपका शुक्राशय, ठीक है। और थोड़ा सा आगे देखिए हम लोग, देखिए ठीक है बच्चों, देखिए यानी कि इस हिस्सा का नाम क्या है, तो इस हिस्से का नाम है बच्चों आपको प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। अगला देखिए, यानी इसका नाम क्या है बच्चों, तो इसका नाम हम देख पाएंगे, ये है आपका शुक्रवाहिनी। क्या है बच्चों, तो ये है आपका शुक्रवाहिनी, ठीक है। क्या है, शुक्रवाहिनी है, ठीक है। ये शुक्रवाहिनी हो गया आपका। और देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए इस हिस्सा का नाम क्या है, और इसी हिस्सा का अगर बात करें बच्चों, तो इसे कहते हैं अधिवृषण। क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अधिवृषण, ठीक है। और देखिए इस हिस्से का नाम क्या है बच्चों, तो इस हिस्से का नाम है आपका वृषण। क्या नाम है आपका, तो इसका नाम है वृषण, ठीक है। चलिए और देखिए इस हिस्सा का नाम क्या है बच्चों, जो किनारे पर आपका है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका शीर्षण। ओके बच्चों, तो ये हमको सबका देखिए नामकरण कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ आगे कार्यों को, ठीक है। देखिए ध्यान से आओ बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डाल लेंगे हेडिंग। हेडिंग क्या रहेगा बच्चों हम लोग का, नर जनन अंग, या इसी को कह सकते हैं नर जनन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। देखिए तो यदि हम लोग बच्चों बात करें यहाँ पर, तो नर जनन अंगों को निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। किसको, नर जनन अंग को, जिसमें से पहला आपका है यहाँ बच्चों, देखो क्या दिख रहा है, मुख्य जनन अंग। पहला किसको बांटेंगे, पहला आपका मुख्य जनन अंग होगा, दूसरा होगा आपका सहायक जनन अंग, और तीसरा बच्चों होगा आपका सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है। ये 3 आपके क्या है, तो मुख्य बच्चों क्या आपके जनन अंग है, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग बारी बारी से अब देखेंगे। ओके, हेडिंग बनाकर अच्छे से समझेंगे बच्चों। देखिए तो पहले की अगर बात करें हम लोग, फर्स्ट क्या है, देखिए तो फर्स्ट है हम लोग का मुख्य जनन अंग। क्या है बच्चों, तो पहला है मुख्य जनन अंग। देखिए मुख्य जनन में होता है क्या, देखिए ध्यान से, इन अंगों में अगुणित युग्मक, यानी जिसे बोलते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स, जिसे हम लिखते हैं ऐसे यन से ना, तो ये क्या होता है, तो ये अगुणित युग्मक का निर्माण होता है बच्चों। यानी कि मुख्य जनन अंग में क्या होता है, तो अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। अगर देखिए बच्चों आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग हम लोग क्या है, वृषण। अब थोड़ा समझिए वृषण के बारे में, वृषण किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो मानव में एक जोड़ी क्या होता है बच्चों, वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ओके बच्चों, तो मानव में एक जोड़ी वृषण कहाँ होते हैं, तो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखिए यही तो है वृषण आपका, एक वृषण यहाँ पर है और एक वृषण आपका यहाँ पर है बच्चों, ठीक है। यानी 2 वृषण होते हैं एक जोड़ी, इसको एक जोड़ी कहते हैं। आगे थोड़ा देखिए, वृषण लगभग 4 से 5 सेमी लंबा, 2.5 यानी कि 2.5 सेमी चौड़ा व 3 सेमी मोटा होता है।
ठीक है। यानी कि बच्चों जो वृषण होता है वो लगभग आपका 4 से लेकर 5 सेमी तक लंबा होगा और 2.5 सेमी यानी कि 2.5 सेमी कम से कम होगा चौड़ा और 3 सेमी मोटा होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं। ओके, यानी कि अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं वृषण, जो शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती हैं। ओके बच्चों, क्या कहलाती है? शुक्र जनन नलिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए, इन शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ओके बच्चों, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है उसमें क्या होता है? शुक्राणुओं का उसमें निर्माण होता है। ठीक है, आगे थोड़ा देखते लेते हैं। वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन, यानी कि जो नर में पाया जाता है आपका हार्मोन, उसे उसका नाम क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, चलिए इतना हो गया बच्चों। तो ये हम लोग क्या देख लिए? हम लोग देख लिए मुख्य अंग जनन अंग को। अब हम लोग देखेंगे बच्चों सहायक जनन अंग को देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। तो आपका सेकेंड हेडिंग हो जाएगा आपका बच्चों सहायक जनन अंग। क्या हो जाएगा? तो सहायक जनन अंग। देखिए, तो ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ओके बच्चों, सहायक जनन अंग क्या होते हैं? तो जनन की प्रक्रिया में ये सहायक होते हैं, यानी हेल्प करते हैं, और ये निम्न है। ठीक है ना, निम्न प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं। पहला हम लोग का फर्स्ट है यहाँ पर अधिवृषण। क्या है बच्चों? तो पहला हम लोग का है अधिवृषण। देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं ईपीडी डाइमिस। ठीक है, और देखिए ये लगभग 6 मीटर, कितना बच्चों? लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती हैं, यानी नलिका होती है। ठीक है, जो वृषण के अग्रपश्च तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायक होता है। ओके बच्चों, यानी कि जो अधिवृषण कैसा होता है? तो लगभग 6 मीटर बच्चों लंबा, पतला तथा अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, अधिवृषण में शुक्राणु का संग्रहण व परिपक्वन होता है। यानी कि अधिवृषण में क्या होता है बच्चों? शुक्राणु जो होते हैं ना वो परिपक्व होते हैं। किसमें? अधिवृषण में। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं शुक्रवाहिनी क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जिसे हम लोग बेस डिफरेंस कहते हैं। यानी कि शुक्रवाहिनी क्या होता है? तो प्रत्येक अधिवृषण से एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। ओके बच्चों, शुक्रवाहिनी क्या करती है? तो देखिए, तो अधिवृषण से एक शुक्रवाहिनी निकलकर क्या करती है? उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग से क्या करती है? अधर भाग में खुलती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड पॉइंट देख रहे हैं बच्चों शुक्राशय, जिसे हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। यानी कि क्या होता है शुक्राशय? देखिए बच्चों, यह एक द्विपालिक थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। ओके, शुक्राशय क्या होता है? तो देखिए ध्यान से यहाँ पर बच्चों, देखिए ये तो है शुक्राशय आपका, यहाँ देखिए शुक्राशय बनाए हैं। ठीक है, ये शुक्राशय आपका है, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग कि यह एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। जो क्या करता है बच्चों? तो यह एक चिपचिपा द्रव होता है जो वीर्य का क्या करता है? मुख्य भाग को बनाता है तथा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। कौन? शुक्राशय। थोड़ा सा आगे देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग का डी जो है मूत्र मार्ग, जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग क्या होता है बच्चों? देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो मूत्र तथा वीर्य इसी रास्ते द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। ओके बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए जो मूत्र मार्ग बच्चों देखिए यही आपका है। ठीक है, इसी से क्या होता है बच्चों आपका? तो मूत्र तथा वीर्य इसी रास्ते द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ बचा है ई वाला, आपका थोड़ा देख लीजिए। इसी में बात करें सीसन की, जिसे बोलते हैं पेनिस। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ध्यान से दीजिए, देखिए यही तो है पेनिस आपका। ठीक है ना, चलिए तो यह मैथुन अंग है। क्या है बच्चों? सीसन आपका तो एक मैथुन अंग है। यह वृषण कोषों के मध्य स्थित होता है। क्या होता है बच्चों आपका? तो वृषण कोषों के मध्य स्थित होता है। ठीक है, यानी दोनों तरफ वृषण कोष रहेंगे, इसके बीच में ये रहेगा सीसन। आगे देखिए, सीसन के मध्य से मूत्र मार्ग गुजरता है। ओके, वो सीसन के मध्य से क्या होता है? इसके बीच से ही मूत्र मार्ग गुजरता है, जो सीसन के अग्र छोर पर खुलता है। ओके।
ओके बच्चों, जो शीशन के क्या होता है, शीशन के अग्र छोर पर खुलता है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का हो गया सेकंड हेडिंग। अब देखेंगे बच्चों हम लोग तीसरा हेडिंग, ठीक है ना। तीसरा कौन सा था, सहायक जनन ग्रंथियाँ। देखिए बच्चों ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। देखिए हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया, तो मुख्य जनन अंग हो गया है, ठीक है, सहायक जनन अंग हो गया। अब हम लोग देखेंगे सहायक जनन ग्रंथियाँ को देख लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, आइए। तो सहायक जनन ग्रंथियाँ, तो इन ग्रंथियों के स्राव जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, तो इन ग्रंथियों के स्राव क्या करते हैं, जनन प्रक्रिया में बहुत ही हेल्प करते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। देखिए इसमें से देख लेते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, देखिए ध्यान से, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित होती है। कहाँ होती है बच्चों, तो मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित होती है। आगे थोड़ा देख लेते हैं। इस ग्रंथि से आंशिक अम्लीय तरल स्रावित होता है। क्या होता है, तो आंशिक तरल यानी कि आंशिक अम्लीय तरल स्रावित होता है, जो शुक्रिय द्रव के रूप में क्या होता है बच्चों, वीर्य का भाग बनाता है। ओके, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, तो ये सिंपल सी बात है बच्चों की इस ग्रंथि से क्या होता है, आंशिक अम्लीय तरल स्रावित होता है, जो शुक्रिय द्रव के रूप में वीर्य का भाग बनाता है। ओके गुड। आगे देखिए सी पॉइंट क्या है, कॉपर ग्रंथि यानी कि कॉपर ग्लैंड क्या कला इसका काम है। देखिए तो ये एक जोड़ी ग्रंथियां मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं, बच्चों यहाँ पर दाएं व बाएं कर लीजिएगा, दाएं व बाएं ओर स्थित होती है। क्या होती है, दाएं व बाएं ओर स्थित होती है, और ये पूरे एक जोड़ी होती है। ठीक है, यानी कि दो होती है कॉपर ग्रंथि। देखिए यह मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करती है। क्या करती है, मूत्र मार्ग की जो अम्लता उसे समाप्त कर देती है, तथा योनि मार्ग को चिकना बनाकर मैथुन में सहायक करती है। ओके बच्चों, क्या करती है, तो योनि मार्ग को क्या करती है, उसको चिकना बनाएगी और मैथुन में क्या करेगी, हेल्प करती है। ठीक है, कॉपर ग्रंथि। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर सी पॉइंट क्या है, देखिए तो पेरिनियल ग्रंथि। तो पेरिनियल ग्रंथि क्या है, तो एक जोड़ी ग्रंथियां मलाशय के पास स्थित होती हैं। बच्चों पेरिनियल ग्रंथियां कहाँ होती हैं, तो ये पूरे एक जोड़ी होती हैं, यानी कि बात करें दो होती हैं। ठीक है, ये ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो मलाशय के पास स्थित होती हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो हो गया हम लोग का। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न हम लोग का है, देखिए यहाँ पर, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। यानी कि मादा मतलब कि फीमेल, ठीक है, यानी कि स्त्री जनन तंत्र। ठीक है बच्चों, चलो देखने वाले इसको हमें अच्छी तरह से। आइए तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, स्त्री जनन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, अगर बात करें हम लोग तो मादा जनन तंत्र को निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला आपका है मुख्य जनन अंग। ठीक है, दूसरा कौन सा है, सहायक जनन अंग, और तीसरा कौन सा है बच्चों, सहायक जनन ग्रंथियां। सेम बच्चों जैसे आप लिखे हैं ना नर जनन तंत्र में, सेम उसी तरह से मादा जनन तंत्र में भी आपको लिखना है। ठीक है, बस इसमें आपका क्या है कि जनन अलग अलग है। ठीक है, चलिए देखिए तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर मुख्य जनन अंग को। पहले हेडिंग किसका देखने वाले हैं, मुख्य जनन अंग को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर, तो इनमें अगुणित युग्मकों जिसे हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण होता है। इसमें बच्चों क्या होता है, तो इसमें अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें से अगर बात करें बच्चों हम लोग, आइए मुख्य जनन अंग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर पहला दिख रहा है आपको अंडाशय, जिसे ओवरीज कहते हैं। ये क्या है, मुख्य जनन अंग है। देखिए इसकी संख्या एक जोड़ी उदर गुहा में दोनों ओर स्थित होती है। क्या होती है बच्चों, तो इसकी संख्या कुल कितनी होती है, एक जोड़ी होती है, यानी कि कुल 2 पाई जाती है अंडाशय। ठीक है, और ये उदर गुहा में दोनों ओर स्थित होती है। ओके, आगे देखिए थोड़ा सा, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ये लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन का भी स्राव करता है। ओके बच्चों, ये ग्रंथि क्या करती है, तो प्रोजेस्टेरॉन और क्या किसकी बात करें, एस्ट्रोजन, इसकी भी श्रावण करती है, इस हार्मोन का भी श्रावण करती है। ठीक है, आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड हेडिंग बच्चों हम लोग का है जो सहायक जनन अंग है। क्या है, सहायक जनन अंग। अब देखिए हम लोग सहायक जनन अंग को देखेंगे, इसकी परिभाषा को भी समझेंगे। देखिए तो ये अंग जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। क्या करता है बच्चा सहायक जनन अंग, तो जनन की प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें अगर बच्चा पहली बात करें, फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर जनन अंग कौन सा है, सहायक जनन अंग, तो पहला है अंडवाहिनियाँ, जिसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ये एक जोड़ी कुंडलित नलिकाएं होती हैं। कितनी होती है बच्चों, तो एक जोड़ी कुंडलित नलिकाएं होती हैं। इनके मुख पर कीप के आकार की झालरदार
कीप होती है, यहाँ निषेचन की क्रिया होती है। क्या बच्चों होती है? यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा जनन अंग के बारे में थोड़ा सा आप सीख लीजिए, थोड़ा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जनन अंग दिख रहा है आपको साफ साफ अच्छी तरह से। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करें बच्चों हम लोग यहाँ पर, तो देखिए बच्चे ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या है, तो यहाँ पर माता जनन अंग है। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर इसमें क्या करना है आपको, तो ये स्त्री जनन तंत्र कहिए चाहे माता जनन तंत्र कहिए, देखिए ध्यान से बच्चों यही आपका है। और देखिए ऊपर वाला भाग को बोलते हैं यूटेरिन फंडस। ठीक है, और देखिए इस वाला हिस्सा को बच्चे बोलते हैं क्विडक्ट, जिसे हम लोग अंडवाहिनी भी कहते हैं। ओके, और देखिए बेटे यहाँ पर देखो झालर जैसा संरचना होती है। क्या होती है बच्चों? झालर जैसा संरचना होती है, जिसे हम लोग झालर कहते हैं। और देखिए यहाँ पर होता है बच्चों का अंडाशय। देखिए यहाँ पर एक जोड़ी यहाँ पर है, एक जोड़ी यहाँ पर है बच्चों, ये अंडाशय है। ठीक है, और देखिए इस बीच वाले हिस्सा को बच्चों बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, और इसके नीचे थोड़ा सा आए बच्चों, इस वाले हिस्सा को बोलते हैं योनि। ठीक है बच्चों, इतना आप इतना लिख दीजिए, इतना बहुत है। ठीक है ना, इतना बहुत है। देखिए बच्चों अभी तो देखिए हम लोग यहाँ पे है ना कि सहायक जनन अंग में अंडवाहिनी या फ्लोपियन टिप की बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए तो यही था आपका अंडवाहिनी बच्चों, यही अंडवाहिनी था। ठीक है ना, गुड। अब देखिए बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले देखेंगे कुछ यहाँ पर। देखिए हम लोग का बड़ा बी पॉइंट क्या आ गया? गर्भाशय। ओके बच्चों, जिसे हम यूट्रस कहते हैं। तो इसे देखिए क्या बच्चे, इसे किसे कहते हैं? यूट्रस। आइए समझते हैं इसे बच्चे। देखिए यह मूत्राशय के ऊपर स्थित होती है। ओके बच्चों, गर्भाशय क्या स्थित होती है? तो मूत्राशय के ऊपर स्थित होती है। गर्भाशय की भित्ति सरल पेशीय तंतुओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? तो सरल पेशीय तंतुओं की बनी होती है, जिसे मायोमेट्रियम, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? मायोमेट्रियम कहते हैं। ओके, तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए गर्भाशय की बच्चों जो दीवारें होती हैं, इसकी बात करें बच्चों, देखिए इसकी बात करें। ठीक है ना, ये उसके ऊपर का जो हिस्सा बच्चों यहाँ पर है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है बच्चों? तो ये आपकी पेशी तंतुओं की बनी होती है, जिससे बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए गर्भाशय में भ्रूण अपरा के द्वारा जुड़ा होता है बच्चों। ठीक है ना, गर्भाशय में जो होता है आपका भ्रूण ना, किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो अपरा के द्वारा, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ा होता है आपका गर्भाशय। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों हम लोग का अगला जो सी पॉइंट है आपका। ठीक है, सहायक जनन अंग देखते हैं बच्चों यहाँ पर। देखिए तो योनि क्या है बच्चों? इसको वेजाइना कहते हैं। तो यह मूत्राशय तथा गुदा के बीच अग्रभाग में स्थित झिल्लीमय पेशीय नलिका होती है। ठीक है, पेशीय नलिका होती है। आगे देखिए, यह संभोग के समय शीशन से वीर्य ग्रहण करती है। क्या करती है बच्चों? तो संभोग के समय यह क्या करती है? शीशन से वीर्य को ग्रहण करती है। यह शिशु के जन्म के समय जन्मनाल के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, यानी कि शिशु के जन्म के समय भी क्या करेगी? जन्मनाल के रूप में भी कार्य करती है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सेकंड हेडिंग हो चुका है। हम लोग का देखेंगे यहाँ पर तीसरा हेडिंग, जो हम लोग का यहाँ पर है सहायक ग्रंथियाँ। ठीक है, क्या है बच्चों? सहायक ग्रंथियाँ। ये लास्ट हेडिंग है, यहीं से आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इन ग्रंथियों के स्राव जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। यानी कि इन ग्रंथियों के पीछे जो स्राव होता है ना, इन ग्रंथियों के स्राव से क्या होता है? तो जनन प्रक्रिया में बहुत ही हेल्प मिलता है। ठीक है, ये निम्न होती हैं। अगर बात करें पहले की, तो ये है बार्थोलिन ग्रंथियाँ। ओके बच्चों, पहला क्या है? तो बार्थोलिन ग्रंथियाँ है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये एक जोड़ी होती हैं। ओके बच्चों, बार्थोलिन ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? तो कुल एक जोड़ी होती हैं। यानी कि बात करें तो कुल 2 होती हैं। ठीक है, जो मलाशय व प्रघ्रावण के बीच स्थित होती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है? प्रघ्रावण के बीच स्थित होती है। यह चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं। क्या करती हैं बच्चों? बार्थोलिन ग्रंथियाँ तो चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं, जो मैथुन में सहायक होती हैं। ठीक है, चलिए अगला थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। हम लोग का जो बी पॉइंट है अस्तन ग्रंथियाँ। बच्चों देखिए इसका अस्तन ग्रंथियाँ काम क्या है? तो ये दुग्ध स्रावण करने वाली ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, यानी बच्चों ये ग्रंथियाँ कैसी हैं? अस्तन ग्रंथियाँ तो दूध स्रावण करने वाली ग्रंथियाँ, यानी कि इससे दूध निकलता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक ग्रंथि 5 से 20 पालिकाओं की बनी होती हैं। कितनी पालिकाओं की बच्ची बनी होती है बच्चों? तो 15 से 20 पालिकाओं की बनी होती है। ठीक है, और देखिए आगे, इन पर उभरे हुए चूचक, जिसे नीपल कहते हैं। ठीक है ना, नीपल पाए जाते हैं। ओके बच्चों, अस्तन ग्रंथियाँ में क्या होती है? तो इस पर नीपल पाए जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों, तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और देखिए बच्चों, इस चैनल पर ना आपको सभी विषय का फुल तैयारी कराई जा रही है आपको। ठीक है, और अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो बच्चों आपका 100% कह रहे हैं कि आपका 95% पक्का हो जाएगा। आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के बस इतना ही। थैंक यू।